हेलो क्लास 10। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर ए सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर फर्स्ट, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किससे संबंधित है। नंबर आ, बांध विस्थापित से। नंबर ब, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से। नंबर शा, बीमारी से। और नंबर दा, देश की सुरक्षा से। तो ये है बांध विस्थापित से संबंधित। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। नंबर अ ब्रिटेन, नंबर बा रूस, नंबर शा प्रशिया और नंबर द स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। नंबर 3, गिरमिट से क्या तात्पर्य है। एग्रीमेंट, नंबर ब किसान, नंबर सा लेबर, नंबर द सामंत। तो नंबर आ एग्रीमेंट। नंबर 4, श्रीलंका की राजधानी है। नंबर आ कोलंबो, नंबर ब ट्रिंकोमाली, नंबर शा बिट्टिका लोवा, नंबर द जाफना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलंबो। नंबर 4, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनिए। नंबर आ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नंबर बा व्यक्ति की गरिमा, नंबर सा बहुसंख्यकों का शासन और नंबर दा कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। नंबर आ पश्चिम बंगाल, नंबर बा तमिलनाडु, नंबर शा हरियाणा, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। नंबर बा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, एल्यूमिनियम का कच्चा माल खालिस्तान है, तो बॉक्साइट। नंबर 2, गॉड सेव अवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है, तो ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। नंबर 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां खालिस्तान गतिविधियां हैं, तो यह आर्थिक गतिविधियां हैं। भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो भारत में जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। नंबर 5, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य हरियाणा से की गई है। नंबर 6, लोकतंत्र का मतलब है खालिस्तान का शासन, तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियां बनाइए। कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, बेंगलुरु, गोलमेज सम्मेलन, मानव विकास रिपोर्ट, वाणिज्य और प्राकृतिक पतन। मुंबई, राज्य सूची, यूएनडीपी, लंदन, सॉफ्टवेयर पार्क और कपड़ा। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर पार्क है। गोलमेज सम्मेलन आपका है लंदन। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी और वाणिज्य यह है राज्य सूची और प्राकृतिक पतन यह है आपका मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की, तो इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे को घोषित किया था। एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखिए, तो इसका नाम है कोच्चि पत्तन। नंबर 4, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है, ये कथन है महात्मा गांधी का। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। विमुद्रीकरण, भारत में नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 रुपये तथा 2000 रुपये के नए नोट प्राप्त कर लें। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं, मतलब कि नोट बंदी, यही है विमुद्रीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
यह है न्यू कैसल में ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यह कथन है आपका सत्य कथन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। सत्य। स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। असत्य। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। असत्य। काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं। असत्य। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में है मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित 4 संसाधन जो हैं वो हैं वाहन, पुल, सड़क, मशीन, और इनके अलावा भी बहुत सारे जो संसाधन हैं वो मानव निर्मित संसाधन हैं। नंबर 7, औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा औपनिवेशिक भारत जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का भूभाग है जिस पर यूरोपीय साम्राज्य था। इस कारण जो है वो साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशी संसाधनों का शोषण करने में सफल रहे। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखेंगे। नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणार्थ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है, मतलब जिनका बार बार प्रयोग किया जा सके वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। दूसरा है इसका अनवीकरण संसाधन। तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और पेट्रोल, डीजल जैसे कुछ संसाधन अचक्रीय हैं। वे एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, देखिए दोनों एक ही नाम है, तो हम पढ़ते हैं इसमें वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वैश्वीकरण अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजार एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के और पे रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? तो रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? चलिए इसका आंसर देखेंगे। रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलते थे। यह मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुका था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। इस मार्ग से अधिकांशतः रेशम का व्यापार होता था, इसलिए रेशम मार्ग कहा जाता है। क्योंकि इस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, इसलिए यह रेशम मार्ग कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्यों? तो इसका आंसर है नई तकनीक की समझ और अविश्वास की कमी के कारण। क्या थे यहाँ पे जो औद्योगिकीकरण था, तो औद्योगिकीकरण में जो थी नई नई मशीनें आ गई थी और नई मशीनों
का नॉलेज या ज्ञान या समझ व्यापारियों को नहीं थी और उनको विश्वास भी नहीं था कि ये इस काम को कर सकते हैं, मतलब ऐसा अविश्वास था उनके अंदर और इसकी समझदारी भी नहीं थी कि ये नई तकनीक हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। और इसी वजह से औद्योगिकीकरण की जो शुरुआत हुई थी उसमें जो व्यापारी थे वो मशीनों से दूर रहना ही पसंद करते थे। नंबर 9 का और है, क्वेश्चन नंबर 9 का और, महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया? तो महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध इसलिए किया, चलिए देखते हैं इसका आंसर। जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया। एक मशीन का आविष्कार हुआ जिसने कताई को तेज कर दिया, लेकिन इस मशीन के आने के बाद मज़दूरों की मांग घटने लगी। अब ये काम मशीनों से होने लगा तो मज़दूरों की संख्याएं घटने लगी, मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मज़दूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता और एक साथ बहुत से धागे बन जाते थे। जहाँ पे सैकड़ों मज़दूर लगते थे वो काम एक ही मज़दूर कर देता था, क्योंकि वो जब एक पहिया घुमाता था तो उसके साथ में बहुत सारे तकलिए घूम जाते थे और एक साथ बहुत से धागे बन जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। तो ये आंसर हमने यहीं लिखा हुआ है। कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग और खनिज आधारित उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। वैसे ही इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है, उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। तो उर्वरक उद्योग के 3 उर्वरक के नाम हैं यूरिया, सुपर फॉस्फेट, जिंक सल्फेट और पोटास। इस तरीके के और भी उर्वरकों के नाम आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करती है, जो नेचर पे डिपेंड करती है, ऐसी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। दूसरा है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना या कपास से कपड़ा बनाना। मतलब जो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। कपास से कपड़ा बनाना आदि या प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। ये क्या करती है? उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं फुटकर बाजारों में बेचने के लिए रेल या ट्रक द्वारा परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा हमारा आंसर। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। इसके महत्व की विवेचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। ये शॉर्ट में हमें आंसर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम 1-2 पॉइंट ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जबकि इसका पूरा आंसर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, तो आप इसके सारे पॉइंट्स को याद कर लेंगे। नंबर 1 है, रोजगार के अवसर। सेवा क्षेत्र लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में रोजगार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे में कुल 14 लाख कर्मचारी नियोजित हैं। मतलब कि यदि
जो रेल है, रेल डायरेक्ट तो फ़ायदा नहीं पहुंचाती, लेकिन इसमें कर्मचारी जो काम करते हैं उनको तो ये रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराती है और इस तरीके से ये तृतीय क्षेत्रक विकास में मदद करता है। वह संख्या देश में किसी भी अन्य उपक्रम की तुलना में अधिक है। रोजगार के अवसर जुटाने में परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, बैंक, शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन एवं होटल व्यवसाय का योगदान बहुत अधिक है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र बेरोजगारी दूर करने एवं लोगों की आय बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर 2, उत्पादन में वृद्धि। सेवा क्षेत्र कम लागत पर एवं कम समय में अधिक उत्पादन करने एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। यह क्षेत्र 2 प्रकार से सहायता पहुंचाता है। एक तो कुशल प्रशिक्षण एवं स्वस्थ श्रमिक उपलब्ध कराकर उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाता है। दूसरा, कुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि से उत्पादन एवं आय में वृद्धि करता है। और ऐसे ही आपको और भी पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, औद्योगिक विकास में सहायक। पॉइंट नंबर 4, बाजार के विस्तार में सहायक। और पॉइंट नंबर 5, विदेशी मुद्रा का अर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। नंबर 1, विदेशी व्यापार के द्वारा घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाज़ारों में पहुंचाने का अवसर मिलता है। तो विदेशी व्यापार के द्वारा जो घरेलू उत्पादक होते हैं वो विदेशों में पहुंच जाते हैं। दूसरा, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण अधिक से अधिक लाभ होता है। तीसरा, विदेशी निवेश से विदेशी कंपनियां देश में अपना पूंजी निवेश करती हैं। नंबर 4, विदेशी निवेश से देश में पूंजी का प्रवाह बढ़ता है तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इसके और का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। तो वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। देशी उद्योगों का पतन हो रहा है, मतलब देश के जो उद्योग हैं वो ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। जब वैश्वीकरण हो रहा है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। सारे काम मशीनों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, रेल परिवहन का महत्व लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रेल परिवहन का महत्व, आंसर है नंबर 1, यात्री परिवहन का मुख्य साधन। रेल यात्री परिवहन का मुख्य साधन है। रेलें देश के दूर दूर बसे लोगों को करीब लाने और व्यापार, देशाटन, तीर्थ यात्रा एवं शिक्षा के अवसर प्रदान करती हैं। नंबर 2, कृषि और उद्योगों में योगदान। रेलों के कारण भारतीय गांवों का संबंध मंडियों और बंदरगाहों से स्थापित हो गया है। इस कारण भारतीय कृषि में एक विशेष परिवर्तन आया है। अब भारतीय किसान व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर देने लगा है। नंबर 3, राष्ट्रीय एकता तथा आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। रेल पिछले 100 वर्षों से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने वाली एक महान शक्ति बनी हुई है। इसने देश के आर्थिक जीवन को एक सूत्र में पिरोया है। नंबर 4, श्रम की गतिशीलता में वृद्धि। रेल परिवहन के कारण अब श्रमिक अधिक गतिशील हो गए हैं, जिसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 के और में हमसे पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई 2 देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान, देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है। चलिए इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका, मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विफलता
हो जाते हैं। मतलब मानसून जो है कभी आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो ये मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विफल हो जाते हैं। और अगर कृषि सिंचाई करके भी की जाती है तो इसमें बहुत लागत लगती है। तो यदि सिंचाई के साधन भी मिल जाए, सिंचाई के साधनों से सिंचाई करके खेती की जाए तो इसमें बहुत पैसा लग जाता है। उपरोक्त कारणों से भारत में किसान का भविष्य अंधकारमय है और यही कारण है कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। इसके और का क्वेश्चन देखेंगे, रबी और खरीफ की फसलों में दो अंतर लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। आंसर है इसका, देखिए फर्स्ट कॉलम है हमारा खरीफ फसल और सेकंड कॉलम है हमारा रबी फसल। यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है। यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है और यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु में होती है। रबी की फसल शरद में और ये मानसून के आगमन के साथ में। खरीफ फसल इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली आदि। जबकि रबी की फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने के बीज आदि। नंबर 3, इन फसलों के पकने में कम समय लगता है और इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15, पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए। आंसर है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को उसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है जो क्या करता है, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाता है। चलिए देखते हैं इसके और में हमें क्या क्वेश्चन दिया है। इसके और में क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। आपको 2 पूछे हैं, आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सारे जल मार्ग देख पा रहे हैं। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जल मार्ग संख्या 1। नंबर 2, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। नंबर 3, केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम में से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर, नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। और 4th है काकीनाडा और पोंडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर ये है, इसका मतलब था कि आम जनता के लिए कहानियों, गीतों और मौखिक संचार के अन्य रूपों को मुद्रित किया जा सकता है जिससे सूचना अधिक व्यापक रूप से सुलभ हो सके। मतलब मौखिक जो चीज़ें बोली जा रही है उनको क्या कर दे, प्रिंट कर दे और इससे क्या हो जाएंगी, अधिक व्यापक रूप से सुलभ हो सकेंगे। इसका और का क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां रची, जैसा निम्न तर्कों से स्पष्ट होता है। नंबर 1, छपाई के कारण ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए।
चर्च को की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वॉल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सावलिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे थे। नंबर 3, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के मध्य तर्क वितर्क हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई जनता धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुद्रण के संबंध में महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी का मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस ज्ञान के प्रसार के लिए एक महान उपकरण है। गांधी जी मानते थे कि प्रिंटिंग प्रेस ज्ञान के लिए एक महान उपकरण है और इसका उपयोग सही और सच्ची जानकारी फैलाने के लिए किया जाना चाहिए था। उनका मानना था कि वो ये पता कर पाएँ कि अखबार कहीं झूठी खबरें तो नहीं फैला रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका और का क्वेश्चन। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? आंसर, 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जाती थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाज़ार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। दूसरा, सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे पुस्तकों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या यदा कदा संपन्न गांवों में भी स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। नंबर 3, कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापकर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। नंबर 4, 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के विचार से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा इन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। ये है आंसर इसका। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी इनके मिलने से जो तंत्र बनता है वो है पारिस्थितिक तंत्र। इसकी उपयोगिता है, पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है। चलिए इसके और में क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो वन संरक्षण के उपाय हैं नंबर 1, भारत में वन संरक्षण के उपाय नंबर 1, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास। नंबर 2, राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाग रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। नंबर 3, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे कि पीपल, वट। इस तरीके से वन संरक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए।
चलिए इसका आंसर है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठिन संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, दोहरी शासन प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। और नेक्स्ट है इसका संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। ये इसका आंसर है। चलिए इसका और का क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। तो पंचायती राज व्यवस्था, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इस प्रकार से है। नंबर 1, ग्रामीण स्तर। ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहते हैं। ठीक है, और एक होता है इसका सरपंच। ठीक है, आगे है अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। नंबर 2 है इसकी त्रिस्तरीय है, इसलिए इसके 3 पॉइंट हैं। दूसरा होता है पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके से सभी पंचायत सदस्य करते हैं। नंबर 3 होता है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी को सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार को बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है, तो इसलिए वो क्या करता है, ऋणाधार को सुनिश्चित करता है। चलिए और का क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आई, समझाइए। चलिए ये क्वेश्चन को हमने सेट नंबर बी पे इसको हमने डिस्कस किया है। चलिए देख लेते हैं। मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई को दूर करके विनिमय रीति को व्यवस्थित और सरल बना दिया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 12 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी जी हिंसा के घोर विरोधी थे। इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। चलिए इसका आंसर है राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैं। नंबर 1, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक
राजनीतिक दल जो हैं जनमत के निर्माण में सहायक हैं तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है। चलिए नेक्स्ट है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक लोकतंत्री राज्य में राजनीतिक दल अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। जनमत का निर्माण करना। नंबर 1, राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं, जिससे जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। नंबर 2, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देना। प्रत्येक राजनीतिक दल देश की समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे में अपनी नीति तैयार करता है, जिसका जनता में प्रचार किया जाता है। इससे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। नंबर 3, चुनाव लड़ना। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करता है और उनको सफल बनाने के लिए जनता से अपील करता है। चुनाव में प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा दल अपनी नीति को जनता तक पहुंचाते हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते हैं। सरकार का निर्माण करना। चुनाव में इस राजनीतिक दल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त हो जाता है। वह दल सरकार का गठन करता है और देश का शासन चलाता है। नंबर 5, विरोधी दल की स्थापना। जो दल चुनाव हार जाते हैं उनका कार्य विरोधी दल की स्थापना करना होता है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करता रहता है और उसे निरंकुश बनने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानचित्र है हमें, तो मानचित्र के लिए हम एक अलग से ही वीडियो बना देंगे पूरा, जिसमें आप देख सकते हैं और इनके कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आपको हमारे सेट B, C और D पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम एक मैप तैयार करके और उसका वीडियो आपको डाल देंगे, जिसमें आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।